ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है मूक बधिरों के लिए समाचार का। देश की राजधानी दिल्ली के उत्तरी पूर्वी जिले में हुए दंगे को एक साल पूरा हो गया। 23 फरवरी 2020 को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा भड़क उठा था, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी। इस दंगे को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलग अलग 755 एफआईआर दर्ज की थी, जिनमें से 400 मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया था। वहीं 339 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई। 102 सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की गई हैं। 303 मामलों की चार्जशीट पर अदालत ने संज्ञान लिया। इन दंगों में पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ था। फरवरी 2020 में हिंसा के कुछ दिन बाद केजरीवाल सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा राशि देने का ऐलान किया था। दिल्ली सरकार से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब तक 26 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दंगा पीड़ित परिवारों को दिया गया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक पिछले एक साल में अब तक सामने आए ज्यादातर मामलों में मुआवजा राशि दी जा रही है। इसके अलावा अभी भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मुआवजे के लिए पीड़ितों के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर विवाद खत्म होने की ओर है और अब दोनों देशों की सीमाएं पैंगोंग झील से पीछे हट रही हैं। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों की माने तो चीन ने पैंगोंग लेक से जिन सैनिकों को हटा लिया है, उन्हें आगे जाकर रोहतांग इलाके में बसा दिया गया है, जो कि लेक से बिल्कुल पूर्वी छोर पर है। इस इलाके में साल 2019 से ही काम चल रहा था, जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच विवाद की शुरुआत हुई थी। अब ये बेस भविष्य में किसी तरह की गतिविधि होने पर चीनी सेना के लिए एक बैकअप की तरह काम कर सकता है। चीन सेना के द्वारा इन इलाकों में झोपड़ी जैसे घर बनाए हैं, जिनमें सैनिकों को रोका गया है। साथ ही ये इलाका नागारी से जुड़ता है। यहाँ से नागारी तक हवाई और सड़क मार्ग तैयार है। ऐसे में पैंगोंग झील के पास होने वाली गतिविधियों में चीन भविष्य से इसका इस्तेमाल कर सकता है। तस्वीरों से दिखाई पड़ता है कि रोहतांग इलाके में काफी तैयारी की गई है, जहां स्टोरेज एरिया, टेंट कैबिन और अन्य सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में उतार चढ़ाव का लगातार सिलसिला जारी है। सोमवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 10,584 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,10,16,434 हो गई। वहीं इस दौरान 78 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है। इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,56,463 हो गई। वहीं संक्रमण मुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,07,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,255 मरीजों ने वायरस को मात दी और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट गए। वहीं अब तक 1,17,45,552 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का टीका लगा चुका है। देश में कोरोना वायरस ने फिर से रफ्तार पकड़ती दिख रही है। देश में तेजी से बढ़ते मामलों से सरकारें भी हरकत में आ गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने समीक्षा बैठक के दौरान कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान के संबंध में जानकारी ली। गृह मंत्री ने देश भर में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी निर्देश भी दिए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने सख्ती कर दी है। नागपुर में स्कूल कॉलेज 7 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। वहीं अमरावती जिले में 1 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्थान के जोधपुर में भी कोरोना के मामलों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। इसी के साथ 21 मार्च तक के लिए शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार अपने सभी स्कूलों में केजी से लेकर 8वीं की कक्षाओं तक के बच्चों के लिए अगले शैक्षणिक सत्र से देशभक्ति पाठ्यक्रम शुरू करेगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में उन मूल्यों और कौशल को स्थापित करना है, जो बच्चों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनाने के लिए तैयार करेगा। देशभक्ति पाठ्यक्रम कमेटी के साथ उप मुख्यमंत्री ने एक बैठक की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारत के गौरव और हमारे संवैधानिक मूल्य सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, उसे जीवन में उतारने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया ने बताया कि देशभक्ति पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में देश के लिए गर्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। देशभक्ति पाठ्यक्रम छात्रों में स्वयं के आत्मबोध से समानता और बुद्धत्व जैसे संवैधानिक और सामाजिक मूल्य जीने के लिए कौशल प्रदान करने का प्रयास करेगा। पाठ्यक्रम में विभिन्न तरीकों को अपनाया जाएगा, जिसमें समूह कार्य, माइंड मैपिंग, रोल प्ले, ग्रुप रिप्लिकेशन गतिविधियां, कहानी शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना 5वां बजट पेश किया है। इस बजट में गौतम बुद्ध नगर जिले के कई तोहफे भी पेश किए गए। सरकार ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी बसाने का ऐलान किया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटीज में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अरबों रुपयों का निवेश मिलेगा। यहां आने वाली कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। बजट के दौरान यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जेवर एयरपोर्ट का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया। बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के 6 रनवे बनाए जाएंगे। इस बार जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। एयरपोर्ट बनाने के बाद यहां विकास के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। जेवर एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनने वाली इलेक्ट्रॉनिक सिटी से करीब 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। इससे स्थानीय युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।